हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूं, जो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। माइकल फेल्प्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कुल कितने पदक जीते? तो इसने 23 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 23 स्वर्ण पदक जीते थे। और अगर बात करें माइकल फेल्प्स किस देश के हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे अमेरिकी देश के तैराक हैं। अमेरिका के क्या है? ये तैराक है। तैराकी से संबंधित है, ध्यान रखना है। माइकल फेल्प्स जो है किससे संबंधित है? तो तैराकी है, जो 23 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स हुसैन बोल्ट, जो काफ़ी चर्चा में रहा, हुसैन बोल्ट जो है ये क्या है? ये जमैका के तैराक हैं। ये किस देश के हैं? जमैका के धावक हैं। ध्यान रखना, हुसैन बोल्ट जो है ये धावक है। हुसैन बोल्ट क्या है? धावक है। कहाँ के हैं? जमैका के। ध्यान रखना है, जमैका के धावक हैं हुसैन बोल्ट, जबकि माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जो कुल 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसके सही आंसर हो जाएंगे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो चीन देश में स्थित है। ध्यान रखना है कहाँ स्थित है? चीन देश में स्थित है। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसी से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ का उद्गम होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील में, तिब्बत के पठार में जो मानसरोवर झील स्थित है, उसी में से 3 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ? 3 प्रमुख नदियाँ निकलती है, जिनमें से एक हो जाएंगे सिंधु नदियाँ, जो भारत होती है पाकिस्तान में जाती है। दूसरा हो जाएंगे सतलज नदी, और तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी, जो चीन होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना है, तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है, जिनमें से एक हो जाएंगे सिंधु, दूसरा हो जाएंगे सतलज, और तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखना है। अगर दक्कन के पठार बात करें, तो दक्कन के पठार जो दक्षिण भारत में स्थित है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस सब एरिया में दक्कन के पठार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड में स्थित है, और इसी से दामोदर नदी का उद्गम होते हैं। दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, इन 2 नदियों का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। ध्यान रखना है। मेघालय का पठार फ्रेंड्स मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस समीकरण पर आधारित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे E बराबर mc²। E बराबर जो है mc², यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका सिद्धांत जो दिया फ्रेंड्स, E बराबर mc² का सिद्धांत किसने दिया था, यानी किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। साइंस से रिलेटेड सवाल है फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। E बराबर mc²। ई से क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ई जो है इफिशियंसी को दर्शाते हैं, यानी एनर्जी को दर्शाते हैं। ध्यान रखना है, ई हो जाएंगे एनर्जी को दर्शाते हैं, एम से हो जाएंगे मास हो जाएंगे, एम से हो जाएंगे मास, और सी से हो जाएंगे प्रकाश की वेग। ध्यान रखना है, सी से हो जाएंगे प्रकाश की वेग, जो ई बराबर हो जाएंगे mc²। किसने दिया? तो आइंस्टाइन ने दिया। ध्यान रखना है, किस आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? यानी भारत सरकार के द्वारा जो राजकोषीय बिल पारित किए जाते हैं फ्रेंड्स, कितने दिन में किए जाते हैं, जिनमें से एक ऐसा जो है इसके द्वारा पारित नहीं किए जा सकते हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे 728 दिन। 728 एक बिल का प्रकार नहीं है, बाकी जो है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, ये सारे के सारे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार है। ध्यान रखना है। और अगर इनके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स, भारत सरकार जो राजकोषीय बिल का को कौन तैयार करता है, तो हो जाएंगे वित्त मंत्रालय तैयार करते हैं। भारत सरकार का जो राजकीय बिल है, इसे कौन तैयार करते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान रखना है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि पुस्तक से भी सवाल है फ्रेंड्स, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्जाम में पुस्तक से रिलेटेड और राइटर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने एक एक राइटर को, एक एक राजधानी को, 2 सवाल इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, कई सारे सब्जेक्ट को बनाया है। तो इनके सही आंसर हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा लिखी गई? रामचंद्र गुहा के द्वारा। इनके अलावा फ्रेंड्स एक और सवाल पूछते हैं कि हिस्ट्री ऑफ माइंड इंडिया के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ माइंड इंडिया के लेखक हो जाएंगे आपके बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ माइंड इंडिया के लेखक हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, इसके सही आंसर हो जाएंगे सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान को, सॉरी फ्रेंड्स, इसके सही आंसर हो जाएंगे अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान जो है ये किस रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं अब्दुल लतीफ़ खान। ध्यान रखना है, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ़ खान। अगर बात करें फ्रेंड्स सर सैयद अहमद खान की, तो सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। ध्यान रखना है। और अगर बात करें भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहे जाते हैं, तो उनके आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। अगर पूछे भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहे जाते हैं, तो आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयवाड़ा शहर। विजयवाड़ा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे विजयवाड़ा नदी जो है किस नदी किनारे अवस्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। ध्यान रखना है, विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है, जो आंध्र प्रदेश राज्य का शहर है। आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है विजयवाड़ा। महानदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो महानदी के किनारे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जो है ये
महानदी किनारे अवस्थित है। भुवनेश्वर जो है ये महानदी के किनारे अवस्थित है। और ताप्ती की अगर बात करें तो बैतूल शहर जो है ये ताप्ती नदी किनारे अवस्थित है। बैतूल शहर किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। और गोदावरी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो नासिक शहर जो है, नासिक और नांदेड़ शहर जो है गोदावरी नदी किनारे अवस्थित है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड फ्रेंड्स हम लोग चारों के चारों ऑप्शन के साथ लेकर चलेंगे ताकि एक ही वीडियो में सारे प्रकार के क्वेश्चन और ऑप्शन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा और अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का जिस समय सती प्रथा को दंडनीय और अवैध घोषित किया गया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक के समय में ही सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। विलियम बेंटिंक की अगर बात करें फ्रेंड्स, भारत में गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो ध्यान रखना है 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 1828 से 1835 ईस्वी में। तो इसी से आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि ये किस वर्ष में सती प्रथा का अंत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे बीच वाले हो जाएंगे 1830 ईस्वी में, यानी 1828 से 1835 के बीच में जो ईस्वी 1830, इसी समय में सती प्रथा को अंत किया गया था। ध्यान रखना है, सती प्रथा को अंत किया गया था। उनकी अगर बात करें फ्रेंड्स, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो विलियम बेंटिक ही थे। विलियम बेंटिक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। इनके अगर अलावा एक और सवाल कई सारे एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड्स कि भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन है? भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन हो जाएंगे? कॉर्नवालिस। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्लास ही कराए जा रहे हैं, साथ में ऑप्शन को साथ लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल शासक का गलत अनुक्रम है? इनमें से मुगल शासक का क्रम दिया हुआ है जिनमें से आपको गलत युग्म चुनना है। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले आए थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद औरंगजेब। तो ध्यान रखना है, इसके गलत आंसर हो जाएंगे बाबर, शाहजहां, जहांगीर, ये गलत हो जाएंगे। तो एक बार ध्यान से रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हो जाएंगे बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद हो जाएंगे अकबर, उसके बाद हो जाएंगे जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद हो जाएंगे औरंगजेब। ध्यान रखना है, सबसे पहले एक बार बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद हो जाएंगे जहांगीर, उसके बाद हो जाएंगे शाहजहां, उसके बाद हो जाएंगे औरंगजेब। ध्यान रखना, ये मुगल शासकों के क्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस परिघटना या प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी नारंगी वर्ण प्रतीत होते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे पहले जस्ट हमने क्वेश्चन देखा हिस्ट्री से रिलेटेड, इस बार साइंस से। इस क्लास को फ्रेंड्स बहुत ही घंटापूर्ण तैयार किया गया है, हर एक सब्जेक्ट को कलेक्ट करने के बाद ही तैयार किया गया है। आपको इस क्लास में हर एक सब्जेक्ट के सवाल देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि इस क्लास से आपको बेनिफिट मिल सके। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, प्रश्न की क्वालिटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके आंसर देखते हैं किसके कारण हो जाते हैं। इसके सही आंसर हो जाएंगे हिम विभा। हिम विभा के कारण इस तरह प्रतीत होते हैं। किसके कारण? हिम विभा के। यानी आप सीधे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सूर्यास्त के समय में और सूर्योदय के समय में जो सूर्य लाल दिखता है वो किसके कारण? हिम विभा के कारण। और इससे अलग सवाल पूछते हैं कि फ्रेंड्स कि जब सूर्यास्त होते हैं और सूर्योदय होते हैं उस समय सूर्य बड़ा किस लिए प्रतीत होता है? तो किस घटना के कारण हो जाएंगे? तो अपवर्तन की वजह से। सूर्य बड़ा या छोटा दिखेंगे तो किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से बड़ा और छोटा दिखते हैं। ध्यान रखना है, बड़ा छोटा दिखते हैं अपवर्तन की वजह से, और जो लाल दिखते हैं वो किसके कारण? हिम विभा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे विश्वत के दिन। विश्वत के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स किस महीने में होते हैं तो इसका ध्यान रखना है, 2 महीने में होते हैं, यानी कि 21 मार्च को और 23 सितंबर के दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसे इक्विनॉक्स कहेंगे या फिर विषुव के दिन कहेंगे। अगर बात करें शीतकालीन संक्रांति किसे कहते हैं, तो शीतकालीन संक्रांति में क्या होते हैं? पृथ्वी जो है सूर्य की ओर अधिक झुकी होती है। पृथ्वी सूर्य की ओर अधिक झुकी हुई होती है, उसे शीतकालीन संक्रांति कहेंगे। और ग्रीष्मकालीन संक्रांति उससे कहेंगे जब पृथ्वी जो है सूर्य की ओर अधिक झुकी हुई हो तो उसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? अमेरिका के जो वैज्ञानिक है एडविन हब्बल, इसने कौन सी सिद्धांत दिया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत दिया था किसने? एडविन हब्बल ने। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? हब्बल ने। और ये कब दिया था? तो 1927 में दिया था। कब दिया था बिग बैंग सिद्धांत? 1927 में दिया था। ध्यान रखना है, 1927 में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस एकमात्र कौन वैज्ञानिक है? रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर जो है ये 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता बन चुके हैं। रसायन के क्षेत्र में केवल 2 बार, रसायन क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता है फ्रेडरिक सेंगर। ध्यान रखना है। और ये पहली बार कब प्राप्त किया था? तो पहली बार जो है प्राप्त किया था 1958 में प्राप्त किया था, 1958 में। और दूसरी बार जो प्राप्त किया था, कब प्राप्त किया था दूसरी बार? तो 1980 में प्राप्त किया था, 1980 में, यानी 1980 में दूसरी बार प्राप्त किया था। ध्यान रखना है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है फ्रेडरिक सेंगर। अगर बात करें फ्रेंड्स मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ध्यान रखना है, मैडम क्यूरी को 1903 ईस्वी में दिया गया था। मैडम क्यूरी को कब दिया गया था? 1903 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी। ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और अगर बात करें फ्रेंड्स इसके अलावा जो कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीरेंद्र सहवाग के अलावा एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया, उस बल्लेबाज का नाम क्या है? यानी वीरेंद्र सहवाग के अलावा और कौन से उनके बाद भारतीय बने जो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया है? खेल क्षेत्र से भी हमने सवाल को कलेक्ट किया है फ्रेंड्स। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे करुण नायर। करुण नायर जो है वीरेंद्र सहवाग के बाद 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। और ये करुण नायर ने कब लगाया था फ्रेंड्स? ये शतक कब लगाया था? तो 2016 में लगाया था। ध्यान रखना है कब लगाया था 13 शतक अपना, 2016 में लगाया था। और कुल कितने रन बनाए थे अगर पूछे फ्रेंड्स तो 303 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? 303 रन बनाए थे। और अगर बात करें वीरेंद्र सहवाग ने कब शतक लगाया था तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में। इसने कब लगाया था? 2008 में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वीरेंद्र सहवाग ने अपना 13 शतक 2008 में लगाया था और करुण नायर ने अपना 12 शतक 2016 में लगाया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से होती है? यानी कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। पहले तो अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में सभी प्रकार के ईंधन को शामिल किए जाते हैं। जितने भी प्रकार के ईंधन हैं वो सारे के सारे क्या है? स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ध्यान रखना है स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जितने प्रकार के ईंधन हैं सारे के सारे जो है इसमें हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और यही फिर स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और फिर यही रासायनिक ऊर्जा से हो जाएंगे हमारे प्रकाश ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। ध्यान रखना है ईंधन जितने भी है स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक नृत्य शैलियों, पारंपरिक नृत्य शैलियों में भवाई कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई? भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई? इसके सही आंसर हो जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से भवाई और कालबेलिया नृत्य की उत्पत्ति हुई। अगर बात करें फ्रेंड्स कि उड़ीसा से इनके अलावा और किसकी उत्पत्ति हुई तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य का भी उड़ीसा से हुआ था। छऊ नृत्य का भी उड़ीसा से हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान से भवाई और कालबेलिया नृत्य का प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना है भवाई और कालबेलिया नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। ध्यान रखना है भवाई और कालबेलिया नृत्य का उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। अगर बात करें उड़ीसा से तो उड़ीसा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो छऊ की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई थी। छऊ की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई थी। और बात करें असम से तो असम से उत्पत्ति हुई थी चोंगी उत्सव की उत्पत्ति असम से हुई। चोंगी की उत्पत्ति कहाँ से? असम से हुई थी। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब से भांगड़ा नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। पंजाब से किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो भांगड़ा नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में अवस्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? निम्न में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? इसके सही आंसर हो जाएगा मैत्री। मैत्री जो ये कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में अवस्थित है। भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री जो है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। और मैत्री को कब बनाया गया था फ्रेंड्स? इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था 1989 में। 1989 में मैत्री की स्थापना की गई थी। इनके अलावा और भारत के 2 अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स, जिनमें से है दक्षिणी गंगोत्री। एक हो जाएंगे दक्षिणी गंगोत्री और एक हो जाएंगे मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और एक हो जाएंगे भारती। भारती की स्थापना की गई थी 2015 में। ध्यान रखना है भारती की स्थापना की गई थी 2015 में। और दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की गई थी 1983 से 84 ईस्वी में। 83 से 84 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी? दक्षिणी गंगोत्री। यानी अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला स्थापना किया गया था किस अनुसंधान केंद्र का? तो दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद किया गया था मैत्री। उसके बाद किया गया हाल ही में 2015 में भारती की स्थापना 2015 में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द का अर्थ पालतू पशुओं का अध्ययन है? किस शब्द के अर्थ हो जाएंगे पालतू पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएंगे? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे साइनोलॉजी। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पालतू पशुओं का अध्ययन साइनोलॉजी। ध्यान रखना है पालतू पशुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइनोलॉजी में। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स बीज और फल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी में बीज और फल के अध्ययन किए जाते हैं। ध्यान रखना है बीज और फल के अध्ययन किसमें किए जाते हैं? कार्पोलॉजी में। ध्यान रखना है बीज और फल में, बीज और फल के अध्ययन को क्या कहेंगे? कार्पोलॉजी। पोमोलॉजी तो ओनली फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फलों के बीज के अध्ययन जो कहेंगे तो उसमें कार्पोलॉजी में किए जाएंगे और पालतू पशु के अध्ययन जो करेंगे उसमें साइनोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटक स्थल अर्कू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट अवस्थित है? किस शहर के निकट अवस्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के किनारे अवस्थित है अर्कू घाटी। ध्यान रखना अर्कू घाटी कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है फ्रेंड। ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनने जा रही है विशाखापट्टनम, वहीं पे अर्कू घाटी अवस्थित है, जो काफ़ी पर्यटक स्थल यानी काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। इनके अलावा फ्रेंड इसमें दर्शनीय स्थल है भी हैं, जो एक छोटा सा हिल स्टेशन है। अर्कू घाटी जो है एक प्रकार का हिल स्टेशन भी बन जाते हैं। साथ में लंबसिंगी और हसले घाटी, लंबसिंगी और हसले घाटी जो है ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना है हसले घाटी और लंब सिटी और अर्कू घाटी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की ये हमारी टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। अब फिर इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेकर मिलते हैं। तब तक फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है तो यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।